गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का हिंदी का पूरा पेपर, गेस पेपर। इंटर में 2 पढ़ा है, एक पढ़ा है, एक जाएगा, कल जाएगा। कल जाएगा परसों? अच्छा। और ये इसमें एक ही दिन में खत्म कर दे रहा है, आज ही, क्योंकि हाई स्कूल का सिलेबस छोटा है, इंटर का थोड़ा बड़ा था। तो मेरे साथ ज्यादा देर नहीं, 25 से 30 मिनट आप बने रहें। 25 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, पहले जरा सा हमारी बात सुन लें। ये जो क्वेश्चन आपका 1 से 20 तक आता है, छोटा प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक, वो उसमें से जो हम इंटर का डाले हैं, कक्षा 12 लिखा होगा, कक्षा 12 हिंदी गेस पेपर, उसमें से 44 ठो प्रश्न आप ले लें आंख बंद करके, क्योंकि वो इतिहास है, गद्य और पद्य का। अब वो आता है सर, आगे समझ में। और दूसरा जो डालेंगे जो 12 का जो जाएगा, उसमें से 20 ले लें गेस पेपर में से। दूसरा 12 के यहां लिख देगा, देखिए, कक्षा 12 के गेस पेपर में से पहला में से आपको 44 ठो लेना है और दूसरा में से आपको 20 ठो ले लेना है। ये आप ले लें, इसको ले लें। कक्षा 12 के गेस पेपर में पहला में से 44 ठो, अब बाद वाले में से 20 ठो, बाकी अब यहां से शुरू करते हैं। वो नहीं लेंगे तो आपका 10 नंबर कम हो जाएगा, याद रखिए। वो 10 नंबर का है जो मैं बता रहा हूं। इसमें से 44 ठो लीजिए, इसमें से 20 ठो। अब इसमें देखिए, कह रहा है कि शुक्ल युग का कार्यकाल बताइए, उसके लेखक भी। इसी में मैं समझा दे रहा हूं 4 प्रश्न। तो शुक्ल आपके सिलेबस में 3 युग है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, ये इंटर में है। और आप में शुक्लोत्तर युग भी इंटर में है। शुक्ल युग आप में 3 है, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और आधुनिक युग, 3 ही है आप में। तो देखिए, ये लिखे हैं शुक्ल युग, है ना समझ में। तो शुक्ल युग का पहले कार्यकाल लिखे, तब हम लेखक लिखवा रहे हैं। शुक्ल युग का कार्यकाल है 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद्र, समझ में, जयशंकर प्रसाद, ये हो जाएंगे आप शुक्ल युग के लेखक। महादेवी वर्मा भी इसमें आ जाएंगे, है ना, गुलाब राय आ जाएंगे इसमें। तो लिख लीजिए, शुक्ल युग का सन लिखिए 1919 से 1938 तक। लेखक लिखिए रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, बाबू गुलाब राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिख लिए बढ़िया से। दूसरा में चलते हैं, शुक्लोत्तर युग का कार्यकाल और लेखक। तो शुक्लोत्तर युग का जो कार्यकाल है वो 1938 से 1947 तक, समझ में। उसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें भी आते हैं, इसमें भी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए, महादेवी वर्मा को ले लीजिए और अमृत राय को ले लीजिए, अमृत लाल को, और अज्ञेय को ले लीजिए। अब आ जाइए छायावाद उत्तर युग। छायावाद उत्तर युग का भी इसी का दूसरा नाम है सर। ये शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम ये होता है। जो सन इसमें लिखे हैं यानी 1938 से 1947 तक, वही इसमें भी लिखिए 1938 से 1947 तक। मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं, है मेरे पास स्केच, लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखें। इसके लेखक भी वही हो जाएंगे, जो शुक्लोत्तर युग में लेखक होंगे वही छायावाद उत्तर युग में लेखक हो जाएंगे। आगे समझ में। अब लिखिए स्वतंत्र युग। स्वतंत्र युग में लिखिए 1947 से आज तक, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब से स्वतंत्र युग माना जाता है। और लेखक इसका लिखिए, इसके लेखक हो जाएंगे आपके स्वतंत्र युग का जो है वो रामधारी सिंह दिनकर, है ना, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ में, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती,
ये लोग हो जाएंगे। सन लिख लिया इसका 1947। आधुनिक युग, आधुनिक युग और ये दोनों एक ही नाम है, स्वतंत्र युग कहिए या आधुनिक युग। तो जो सन इसमें लिखे हैं 1947 से आज तक, वही सन इसमें लिखिए। लेकिन सर जो आपके 2023 और 2024 के पेपर आया है उसमें ये युग जो है, सन जो है वो 1947 से नहीं लिखा है विकल्प में, वो 1843 से आज तक लिखा है। आज तक 1847 से आज तक, 1843 से ये गद्य वाला लिखा है, वो पद्य वाला, पद्य जो हम आपको डाले हैं इंटर से लिए, यहाँ कक्षा 12 के गेस पेपर से आप ले लीजिए 44 और दूसरे वाले में से 20, 2 ठो डाले हैं 12 का, एक गया है एक जाएगा, कल जाएगा, तो उससे आप ले लेंगे। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा आधुनिक युग कब से है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ये भी जाएगा। बिरगाथा काल, बिरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, उससे सन मिल जाएगा आपको। तो चूंकि आपके सिलेबस में आधुनिक काल है केवल, तो आधुनिक काल आप 1843 से आज तक लिखिएगा। आगे आ जाइए। ये कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक आप लिख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए। अर्धनारीश्वर के लेखक लिख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का सिपाही का लिखिए अमृत राय। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और इनकी किताब ले लीजिए, जैसे मत करिए आप, मैं अभी बता रहा हूं, जरा इसको पहले लिखिए, भारतीय संस्कृति ले लीजिए। और मैं आपको बता दें एक बार, पहले यहां तक मैं पहुंच जाऊं तब बता रहा हूं मैं आपको। अब भारत दुर्दशा का लिखिए, ये क्या है, कौन सी विधा है? कह रहा भारत दुर्दशा कौन सी विधा, एकांकी है शायद, क्या है? एकांकी है, लिख लीजिए एकांकी। भारत दुर्दशा एकांकी है। तितली क्या है? उपन्यास होगा, तो तितली उपन्यास लिख लीजिए। और झूठा सच भी उपन्यास है, झूठा सच को उपन्यास लिखिए। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो गुनाहों का देवता भी उपन्यास है, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का लिख लीजिए, धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है। ये जो झूठा सच है ये यशपाल का है ना जी, यशपाल का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, अरे समझ में, सूरज का सातवां घोड़ा यह भी उपन्यास है, अरे समझ में, धर्मवीर भारती का। किसका? धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आप क्या करें कि रामचंद्र शुक्ल की 5, 7, 10 किताबें याद कर लें, मुंशी प्रेमचंद्र का 10 किताबें याद कर लें, गोदान, गौन, सेवा सदन, करबला, निर्मला, रंगभूमि, करभूमि, ये सब आता है। एक किताब लेने से थोड़े ना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए तितली जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, तो जब एक तितली थोड़ा लेंगे, और लेना पड़ेगा आपको। तितली, कंकाल, कई ठो ले लीजिए, आपको पढ़ने पड़ेंगे, खाली इस गेस्ट पेपर से नहीं काम कर चलेगा। मैं एक दिन में आपका गेस्ट पेपर खत्म कर रहा हूं, कहीं एक दिन में पढ़ाई होती है? चलिए, जितना मैंने इंपॉर्टेंट लिया है तो बता दिया आपको। अब आप जो है यहां आ जाइए, रूस की 25 मास, क्या है ये? रूस की 25 मास, इसके लेखक जो है राहुल संकृत्यान है। देखिए इसमें किताब में गलत लिखा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिखा है। मेरे हिसाब से अच्छा, पेपर के विकल्प में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम नहीं है, राहुल संकृत्यान का नाम है। तो राहुल संकृत्यान लिखिए, उसको सुधार लीजिएगा, समझ रहे ना? तो इसको आप लिख लीजिए, रूस की 25 माह किसको लिख रहे हैं? राहुल संकृत्यान को। आगे लिखा है सिंदूर की होली, क्या लिखा है? सिंदूर की होली, किसका है ये? सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। हाँ, लक्ष्मी नारायण मिश्र लिखिए, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और भी बहुत सारे किताबें हैं, वो आपको देख लेना चाहिए। कुछ इसमें भी किताबें हम लिए हैं इधर, अरे सर गंगा लहरी है। और तो चलिए हम चलते हैं। तो 20 प्रश्न अगर आप लिखना चाहते हैं बहुविकल्पी है, तो पूरा वीडियो यहां तक आइए, पूरी पेपर देखिए बढ़िया से, अब समझ में। तो देखिए, जरा सा 1 मिनट हम समय दीजिए आप लोग।
2023 के पेपर में 1 से 20 तक दिया था। पेपर मेरे पास है, हम देखे हैं, 1 से 20 तक दिया था। उसके बाद लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न। लेकिन 2024 में बदल दिया है, 1 से 20 तक दिया है और फिर 21 से 30 तक कर दिया है। वो 30 इसलिए गया, ये 9 गया, उधर 10 गया। 30 इसलिए गया है कि जो लेखक की जीवनी है वो अलग कर दिया प्रश्न में, आज और जो है कवियों की जीवनी अलग कर दिया है, और एक और अलग कर दिया है, जो संस्कृत में गद्य का अर्थ है वो अलग कर दिया, श्लोक का अर्थ अलग कर दिया। तो आप 24 के पेपर जैसा है वैसा ही 25 का पेपर आएगा। तो अब मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही पेपर आएगा सेम। 1 से अगर 20 तक, 1 से 10 तक कंप्लीट करना चाहते हैं, 1 से 10 तक, तो ये इंटर का कक्षा 12 के हिंदी का गेस्ट पेपर में से 44 लीजिए, लिखिएगा कक्षा 12 हिंदी गेस्ट पेपर बाई असलम सर, बस आ जाएगा उसमें। मैं उसमें 60 सवाल दिया हूं, उसमें से सिर्फ आप 44 ले लीजिए, 1 से 44 तक। दूसरा पेपर जो है लिखिएगा कक्षा 12 हिंदी गेस्ट पेपर बाई असलम सर, आ जाएगा, उसमें से 20 लीजिए। इसमें का यहां तक ले लीजिए 14 तक, तो ये 14 मिला देंगे, 14 प्लस 20 प्लस 44, तो 1 से 10 तक में से गारंटी के साथ 5-6 डॉलर जाएगा। 1 से 10 ले। अब 11 से आगे चलना हो तो आप पूरा इसमें आगे देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा हूं, 20 तक तो बता दिया मैंने आपको कि 20 तक अभी और मिलेगा इसमें। तो 21 नंबर में जो है वो गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या आता है, तो मैं इसमें 5 लिया हूं, गारंटी के साथ इस 5 में से 1 लड़ जाएगा। 1 ले लीजिए आप, कुसंग डैश डैश जाएगी। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, यह केवल नीति और स्मृति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हुई तो उसके पैरों में बधी हुई चक्की के समान होगी, जो दिन प्रतिदिन उसे अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अगर अच्छी हुई तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी, जो दिन प्रतिदिन उसे ऊपर की ओर उठाती जाएगी। ये 2024 में भी आया, बहुत सालों में आया है, हम लोगों के जमाने में भी आया था 1980 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब दूसरा देखिए मैं लिया हूं, हाँ, ये वितरता पाठ का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। आचार्य पहचान में बता दे रहा हूं, मितरता लिखा होगा, समझ में। उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जब कोई किसी का पैर कीचड़ में पड़ जाता है तो फिर वो नहीं देखता कि मेरा पैर कहां पड़ा है, ये भी मितरता का है। मितरता आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए, पहला मितरता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिक्स है कि मितरता आचार्य रामचंद्र शुक्ल से एक जरूर आता है हर साल। दूसरा देखिए, मनुष्य जाति डैश डैश प्रगतिशील, ये क्या लिखूं से है, किससे है, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, लिखिए मनुष्य जाति डैश डैश प्रगतिशील, तो ये जो है वो क्या लिखू से है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मैं पहचान बता दे रहा हूं आपको, क्या लिखू का पहचान होता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वृद्ध बार बार आया है उसमें, प्रगतिशील बार बार आया है, समझ में, और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये क्या लिखू पाठ का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। अगला देखिए लिख लिया हूं मैं, आज हम डैश डैश रखेगा, आज हम डैश डैश रखेगा। 3 नंबर, ये जो है भारतीय संस्कृति का है, किसका है, भारतीय संस्कृति का है, ले लीजिए, आज हम डैश डैश जाएगा, किताब से देख लीजिएगा पूरा ये, इसमें 3 प्रश्न पूछा रहता है। पहला पूछेगा लेखक का नाम और शीर्षक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम, जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा पूछेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो पूरा आप पैराग्राफ है उतार दीजिएगा, उसी को उतार दीजिएगा, हो जाएगा, व्याख्या हो गया। हाँ, अरे क्या व्याख्या करेंगे आप लोग, हड़ाए पढ़ते हैं एकदम। और तीसरा पूछता है, उसी में से कुछ प्रश्न पूछ देगा, उसी में से आंसर देकर लिख लीजिएगा। 6 नंबर का आता है ये, तो ये जो है 6 नंबर का है। कितने नंबर का, तो आज हम डैश डैश रखेंगे, इसको लिख लीजिए, भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा देखिए,
मगर ऐसा डैश डैश विकार क्या लिखा है, विकारा है, विकास होना चाहिए, हाँ विकास करें, क्या है ये, हाँ मगर ऐसा डैश डैश विकास करें। ये मैंने लिया है सर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। तो उसका पहचान बार बार ईर्ष्या आएगा, हाँ ईर्ष्या, द्वेष, उसमें भी 3 प्रश्न पूछा रहेगा, आप आराम से लिख लेंगे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, ये अजंता का है, भगवत शरण उपाध्याय, अजंता भगवत शरण उपाध्याय। तो इसमें पहचान होता है राहुल, उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में है, अजंता में महात्मा बुद्ध के बारे में, एलोरा में और अजंता में जो गुफाओं के बारे में है वही लिखा गया। पहाड़, पहाड़ काट कर, नहीं समझ में आ रहा है, मूर्ति, राहुल, संकृत्यान, अरे राहुल कहते हैं, ये राहुल उनके लड़के का नाम है, महात्मा बुद्ध के, हाँ यशोधरा उनकी बीवी का नाम था, तो उनकी बीवी का नाम यशोधरा आ जाए, या महात्मा बुद्ध आ जाए, या पहाड़ आ जाए, पहाड़ काट के ये चित्र बनाया गया, उसमें गुफाओं में पहाड़ काट काट के चित्र बनाया गया है। तो अजंता का वर्ण, अजंता भगवत शरण उपाध्याय का, इसमें से फिक्स ऐसा लड़ जाएगा 5 में से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो पद्य का संदर्भ से व्याख्या है, क्या है, तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख ले। एक तो लिख ले ऊधो, ऊधो मन न भये 10-20, या ऊधो निर्गुण कौन देश को बासी, ये सूरदास का, उसमें सूर का नाम आ जाएगा, हर कविता में सूरदास है, सबसे नीचे वाले में चाहे कहीं ना कहीं सूर मिल जाएगा, तो आप उसका लिख दीजिएगा कि पद सूरदास, क्या लिखेंगे, लिख दीजिए पद सूरदास। पहले लिखिए ऊधो या निर्गुण, अब बराबर करके लिखिए पद सूरदास, 2 नंबर ये मिल गया। अब उसका अर्थ लिखना है, तो जो आप जितना पढ़े वो हिसाब से आप अर्थ लिख लीजिएगा, इस समय अर्थ तो हम बताएंगे नहीं आपको, भाई ऐसे लिखने का ढंग मैं बता दे रहा हूं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के बारे में गोपियां ये ऊधो से कह रही हैं, कम से कम आप ढांचा तो बनाएंगे बढ़िया से, सही हो जाएगा। एक और मैं दूसरा आपको बता दूं, 22 नंबर जो पद में है, कि पद में एक और लिख लीजिए, तुलसीदास का है, वन पथ पर लिखिए, तुलसीदास का वन पथ पर शब्द लिख लीजिए, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, कि स्याने है जान की जानी भली, तिरछी कर नैन देसैन तिहे, समुझाय कछु मुस्काय चली। खैर इस समय गाने गाने का वक्त नहीं है, आप लिख ले सुन सुंदर बैन, लिख लो, क्या लिख रहे हैं आप लोग, सुन सुंदर बैन लिखिए, आगे लिख लीजिए वन पथ पर तुलसीदास, ठीक हो गया। तीसरा जो है इसी पद में से मैं ले रहा हूं, धूरी डैश डैश रोटी, क्या ले रहे हैं, धूरी डैश डैश रोटी, ये रसखान का है, हर कविता में रसखान लिखा होगा, हाँ चारानी कविता होगी उनकी, रसखान लिखा होगा, पता चल जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा, उनके शीर्षक है कवित और सवैया, तो कवित लिख दीजिएगा और रसखान लिख दीजिएगा। आगे है इसी में 22 में भी है हम, 22 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी किताब में क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है, गेस नहीं किया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, वो माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा है, लिख लीजिए पुष्प की अभिलाषा, लिख पहला शब्द लिखिए चाह नहीं, हो गया, और आगे लिख लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा है, शीर्षक होगा पुष्प की अभिलाषा, रचयिता हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ले लें इसी में, प्रश्न नंबर 22 में ही, वो है राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, सच्चा प्रेम वही है, एक ये ले लें। और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, पहला शब्द लिखिए, पहले आप ही लिखिए ये स्वदेश प्रेम बराबर करके राम नरेश त्रिपाठी, क्या लिख रहे हैं, स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी, कोई बोल ही नहीं रहा। सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम लिखिए और डैश डैश करके स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी, सच्चा प्रेम आएगा, पेपर में आएगा,
आपको लिखना है स्वदेश प्रेम, शीर्षक का नाम है, और रचयिता का नाम रामनेश त्रिपाठी। इतना से काम चल जाएगा आपका। जब बड़ा लंबा आपका सिलेबस है, और भी एक आध देख लेंगे आप। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ है? प्रश्न नंबर 23 ये है जीवनी, इसमें आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखिए जीवनी। तो लेखकों का जीवनी है, ये लेखकों का जीवनी है। तो इसमें मैं 3 लिया हूं, 3 आदमी का याद कर लीजिए, गारंटी के साथ लड़ जाएगा सर। 2 याद कर ले तो लड़ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, 2 ही से लड़ जाएगा, बस 2 से लड़ जाएगा। लेकिन संभावित इसको भी आप ले लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी ले लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी याद कर लें, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और जयशंकर प्रसाद का, ये 3 जीवनी में लड़ जाएगा। ख में जो है वो मैंने 3 लिया है, वो कवियों की जीवनी। तो इसमें आप ले ले सूरदास, क्या ले रहे हैं? सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ये लड़ जाएगा सर इसमें से। सूरदास की जीवनी ले ले, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, हर साल इसमें से लड़ जाता है, ये आप ले ले। तो जीवनी आप याद कर ले। अब हम जीवनी बोलेंगे तो आपको याद होगा नहीं, हम लोग तो जीवनी पूरा रट्टा मारे थे, पूरा याद है, बोला ना। तो ये देखिए, यहां आ जाइए, प्रश्न नंबर 23 हो गया। 24 यहां है, श्लोक जो है एक लिखना है सर आपको। श्लोक लिखना है कि श्लोक का अनुवाद करना है? एक श्लोक लिखना भी आता है। श्लोक का अर्थ है ये, तो गद्य का अर्थ होना चाहिए 23 में ना, अलग अलग कर दिया है थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए, एक गद्य आएगा वाराणसी पाठ से, वाराणसी पाठ से एक गद्य आएगा, वो आप याद कर लें संदर्भ सहित कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब उसके बाद उसका अनुवाद कर दीजिएगा। अब समझ में? तो बताऊं का वो शब्दों को, रुकिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए इसमें मैं 2 आपको बता दे रहा हूं। एक है, लिख लीजिए एसाम नगरी, समझ में? एसाम नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत केंद्रम स्थलम अस्ति, आगे लिख लीजिए वाराणसी। यह नगर भारतीय संस्कृत की केंद्र स्थली है। मुगल युवराज यहाँ दारा शिकोह यहाँ अपने दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए आया था। वो अपने संस्कृत से इतना प्रभावित हुआ कि संस्कृत भाषा का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ये आएगा, ये उम्मीद है। 2 ही पाठ आप पढ़ने मिल जाएगा आपको गारंटी के साथ। एक पढ़ लें आप वाराणसी, एक पढ़ लें भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का भी बता दें, भारतीय संस्कृति का भी इसी तरह का है। वो है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते, ले लीजिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, यानी बदलती रहती है। समझ में? गतिशील है माने चलती रहती है, गतिशील माने चलती रहती है। तो ये है भारतीय संस्कृति से। लेखक तो इसमें लिखना नहीं है, आप लिख दीजिएगा यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। एक वाराणसी ले लीजिए, भारतीय संस्कृति ले लीजिए, हो गया। चले आगे। अब आ जाइए श्लोक में। तो श्लोक में जो है वो आता है कि 2 श्लोक देगा, किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित करना पड़ेगा। तो आप जो है 2 श्लोक अगर ले लें, 2 नहीं 4 ले लीजिए। एक तो ले लीजिए भारतीय संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लिख दीजिएगा, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत के नामक पाठ से लिया गया है। लेखक तो लिखना नहीं है, अर्थ लिख दीजिएगा जो बोले हैं। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। अरे में
माँ कश्चित दुख, माँ माने नहीं होता है, माँ कश्चित दुख भाग भवे, कोई दुख का भोगी ना हो। आगे समझ में? अरे यार एक दिन में कितना समझाएंगे आप लोग, एक दिन में मास्टर थोड़े बन जाएंगे। लेकिन देखिए कोशिश कर रहे हैं पूरा आपको। एक और श्लोक ले लीजिए जो उसमें है, वाराणसी पाठ से है। वाराणसी पाठ में एक श्लोक है, वो है आपका मरणम मंगलम। मरणम मंगलम समझ में, कि जहां का मरना मंगलमय है, मरणम मंगलम लिखो ना यार, मरणम मंगलम भारतीय संस्कृति वाराणसी, मरणम मंगलम वाराणसी, जहां का मरना मंगलमय है, जहां का लंगोटी ही आभूषण है, रेशमी वस्तु है, जहां की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, और जहां की राख ही आभूषण है, वैसे काशी को कौन मापेगा? बंधम मरणम मंगलम यत्र विभूषित, माने जहां का मरना मंगलमय है, जहां का राख ही आभूषण है, और जहां की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, ऐसे काशी को कौन मापेगा? ये आ सकता है। एक वो बोले हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, अगर ये ना अगर आएगा तो आपको एक और विकल्प दे देना, तीसरा विकल्प वो है आपका कि भूमि से बड़ा कौन है, आसमान से ऊंचा कौन है। एक कविता है ना आप लोग में, श्लोक है ना कि किम गुरुतरम भूमि है, किम गुरुतरम भूमि है ना आप लोगों में, याद नहीं है मुझे, उसको देख लीजिए आप। भूमि से बड़ा को अर्थ याद है मुझे, भूमि से बड़ा कौन है, आसमान से ऊंचा कौन है, हवा से तेज चलने वाला कौन है, समझ नहीं, मन हवा से तेज चलने वाला है, उसी का दूसरा जो श्लोक है उसका अर्थ है ये दृष्टि, जब ये दृष्टि से और वो देवदूत से जब बात हुई थी मालकुल मौत से, तो ये क्वेश्चन पूछा, अंग्रेजी में भी है, इंग्लिश में भी ये दिया है, इंग्लिश में भी दिया था पहले पाठ में हम पढ़ा चुके हैं, और हिंदी में भी ये दिया है, तो वो ले लीजिए श्लोक, 2-4 श्लोक है उसमें। समझ में, घर में मित्र कौन, बाहर मित्र कौन, मरने वाले का मित्र कौन, बीमारों का मित्र कौन, तो घर में मित्र पत्नी, बाहर मित्र पैसा धन, और मरने वाले का मित्र मरने वाले के मित्र दान, और बीमारों का मित्र वैद्य, और आसमान भूमि से भारी माता, आसमान से ऊंचा पिता, हवा से तेज चलने वाला मन, और घास से दुबला चिंता। और ये ले लीजिए, ये 4-5 में से आपको मिल जाएगा, लड़ जाएगा 100% गारंटी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न में। श्लोक हो गया 22, 23, 24 हो गया, 25 किधर है? ये है मेवाड़ मुकुट। चलिए 25 में मेवाड़ मुकुट से क्वेश्चन आएगा सर, और मेवाड़ मुकुट से क्वेश्चन 2 आता है। एक तो कहेगा कि किसी स्वर्ग का सारांश लिखिए, और एक कह देगा आपसे कि चरित्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप लोग, दोनों बता दें? चलिए शॉर्टकट में दोनों बता देना। 7 सर्ग है मेवाड़ मुकुट में। पहला सर्ग है अरावली, लिखो तक रहा हूं, अरावली, देख रहे हैं लोग, अरावली, आप लोग भी लिखे, पेन ले ले, कभी ले ले। पहला सर्ग है अरावली, दूसरा सर्ग है राणा प्रताप, तीसरा सर्ग है लक्ष्मी, चौथा सर्ग है चिंता, पांचवा सर्ग है दौलत, छठा सर्ग भामाशाह, और 7वां सर्ग पृथ्वीराज। अब देखिए पृथ्वीराज भामाशाह में बदले ना 6-7 में, देख लीजिएगा उसको आप किताब से। तो मैं कहानी बता दे रहा हूं आपको, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई इसमें दिखाया गया है कि महाराणा प्रताप अकबर के बीच लड़ाई होती है, तो महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़ा चेतक, अपनी बीवी लक्ष्मी, और अपने पुत्र और अपने सेनापति के साथ, वो और विपक्षी की जो लड़की है एक दौलत, जो उनके अकबर के तरफ की एक लड़की है, उसको लेकर के अरावली पर्वत पर जाते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान में है, तो वहां जाते हैं, वहां तरह तरह की उनको परेशानियां होती है, घास की रोटी खाने पड़ते हैं, उनका बच्चा बीमार हो जाता है, उनको बीवी को चिंता हो जाता है। समझ में, ये कहानी है, इसको आप लिख दीजिए, कोई भी सर्ग आए यहीं से शुरू करिएगा। श्री गंगा रत्न पांडे जी द्वारा लिखित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, उनके लेखक हैं गंगा रत्न पांडे, तो आप लिखिएगा श्री गंगा रत्न पांडे जी द्वारा लिखित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई को दिखाया गया है। इसमें प्रथम सर्ग श्री गंगा रत्न पांडे जी ने प्रथम सर्ग अरावली को लिया है। जिस सर्ग को कहेगा वही लिखिएगा, सर्ग आप लिख लीजिए। 1 नंबर में क्या बोले हैं? अरावली, 2 नंबर में महाराणा प्रताप, 3 नंबर में लक्ष्मी, 4 नंबर में चिंता, 5 नंबर में दौलत, 6 नंबर में भामाशाह, 4 नंबर में क्या बोले
बुला कर भामाशाह और वो होंगे भामाशाह और उनके भाई थे। एक नंबर में क्या बोले हैं? अरावली। 2 नंबर में दोहरा दे रहे हैं। 1 नंबर में अरावली, 2 नंबर में राणा प्रताप, 3 नंबर में लक्ष्मी उनकी पत्नी के नाम पर पड़ा है, 4 नंबर में चिंता, 5 नंबर में दौलत। दौलत अकबर के मामा की लड़की रहती है, मेरी बहन है, तो वो इनके राणा प्रताप महाराणा प्रताप के भाई से प्यार करती है, वो इनके साथ चल भाग आई है। और अगला है 6 नंबर में भामाशाह, 7 नंबर में पृथ्वीराज, नहीं 6 नंबर में पृथ्वीराज, 7 नंबर में भामाशाह। और पृथ्वीराज जो दरबारी कवि है उन्हीं के नाम पर पृथ्वीराज पड़ा है, और भामाशाह जो है वो इनके भाई हैं, क्या नाम है, राणा प्रताप के। तो इस तरह से नाम पड़ा है। तो ये आप पढ़ लें उसका सारांश। नहीं ये छोड़ दीजिए तो आप चरित्र लिख लीजिए, 2 आदमी के चरित्र आप याद कर लीजिए, एक लक्ष्मी का, एक महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का चरित्र, ज्यादातर महाराणा प्रताप का चरित्र रहता, फिक्स कर देना। चलिए 2025 महाराणा प्रताप का चरित्र फिक्स हो गया सर, ले लीजिए। महत्वाकांक्षी, वीर, समझ में, और साहसी, है ना, स्वाभिमानी, देश प्रेमी, पत्नी प्रेमी, पुत्र प्रेमी, 5-7 हेडिंग डाल दीजिएगा, उसको थोड़ा थोड़ा भर दीजिएगा। आगे समझ में चले। 26 नंबर क्वेश्चन पर 25 हुआ। 26 कहाँ है? हाँ ये है, क्या है 26? संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बोले हैं आपको संस्कृत में अनुवाद करना, बोल दिए हैं। संस्कृत में बोला, संस्कृत में बोले आपको वाराणसी पाठ से एक आएगा, ऐसा नगरी संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्त्रम अस्ति, यही आएगा फिक्स है। और एक और बोले हैं भारतीय संस्कृति से अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हो गया फिक्स, आउट हो गया ये पेपर आउट 2025 का। हाँ कंप्लीट। असलम मास्टर एक बार बोलता है, दोबारा नहीं बोलता। असलम मास्टर एक बार बोलता है तो फिर किसी की नहीं सुनता, जान लीजिए। चलिए अगला 27 नंबर क्या है? हाँ एक श्लोक लिखना है सर। तो श्लोक तो आप लोगों को याद होगा, किसी को नहीं याद है पूछ के देखिए। अब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं तो सबसे पूछता मैं जी, सबसे पूछता है, इसमें टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है। मैं बता दे रहा, श्लोक आप ये याद कर लें, आप अपने क्लास का। अभी बोले हैं हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये याद कर लीजिए। एक और श्लोक जो है आसान है आपका, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख अस्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित, आसान यही है। या एक और है उसमें, किन्नु हित्वा सुखी भवेत किन्नु हित्वा न सोचति किन्नु हित्वा अर्थवान भवत किन्नु हित्वा। सर 3 श्लोक याद करके जाना पड़ेगा, 2 श्लोक तो पेपर में आता है। कहता है अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप एक ही श्लोक याद करके चले जाएंगे, वही आया हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। 3 श्लोक आप याद कर लें। अगर एक श्लोक उसमें आ भी जाता है या 2 श्लोक आ जाता है तो तीसरा श्लोक आप लिख दीजिएगा। 2 श्लोक उसमें आता है तो मैं राय दूंगा कि एक ये याद कर ले, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख अस्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडित। एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और एक ले ले, किन्नु हित्वा सुखी भवेत् किन्नु हित्वा न सोचति किन्नु हित्वा अर्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। इसका अर्थ भी आ सकता है, किसको छोड़ के आदमी धनवान हो जाता है, किसको छोड़ के आदमी सुखी हो जाता है, किसको छोड़ के आदमी शोक नहीं करता यानी अफसोस नहीं करता, समझ में। तो ये आप याद कर लें, हो जाएगा। वक्त कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, पूरी पेपर हमको खत्म करना है। 27 हो गया। 28 में एक पत्र लिखना आता है सर। 28 में क्या आता है? पत्र। हाँ पत्र लेखन। तो 28 में एक पत्र है, तो आप एक पत्र जो है 2 तरह के पत्र आते हैं। एक तो समाचार पत्र के संपादक के पास अपनी कोई समस्या लेकर लिखिए, ये इंटर में भी आता है। और एक पत्र जो है अपने प्रधानाचार्य को लिखिए, चाहे फीस माफी के लिए चाहे अवकाश के लिए, कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय
है ना, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, है ना समझ में। सभी ने निवेदन है कि प्रार्थी की तबीयत खराब होने के कारण जो है इतना से इतना तारीख तक स्कूल आने में असमर्थ है, तो इसे छुट्टी देने की कृपा करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी समाचार पर आप आज तक के समाचार पत्र, दैनिक जागरण के समाचार पत्रकार, समाचार के संपादक के पास लिख सकते हैं अपनी समस्या लेकर के, मेरे गांव में पानी इकट्ठा हो गया है, उससे मच्छर पनप रहे हैं और महामारी होने की आशंका है, इसलिए आप मेरे इस न्यूज को अपने प्रथम पेज पर छापने की कृपा करें। एक पत्र तो लिखना जानते हैं आप। आ जाइए, आगे क्या है 29 नंबर, संस्कृत में उत्तर दीजिए। एक प्रश्न पूछता है और संस्कृत में उसको उत्तर देना है। मैं आपको एक स्टाइल बता दे रहा हूं। प्रश्न जो पूछा है इसमें लिखा है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो सब रहेगा आंसर में, वाराणसी भी रहेगा, नगरी भी रहेगा, कुत्र के जगह पर आना समझ में। अब गंगा तटे लिख देना है कि गंगा के तट पर है, नहीं समझ में रहा। अब बाकी सब आगे वाला रहेगा, एक शब्द बदलना रहता है, बराबर नहीं, एक शब्द बदलिए, चंद्रशेखर कह आसित, तो चंद्रशेखर और रहबे करेगा, क के जगह पर एक चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी देशभक्त आसित, नहीं समझाना ना। हाँ, तो भूमे गुरुतरा किम अस्ति, भूमे गुरुतरा माता अस्ति, बात समझ ना। तो छोटे छोटे प्रश्न है, जरा सा किताब का जो है, थोड़ा सा किताब का जो है मुताला करें, किताब जरा देखें, है ना। नेक्स्ट, निबंध। सर निबंध लिखने का तरीका तो मैं बताया हूं, इसमें आपके कक्षा 12 में उसमें भी देख सकते हैं, फिर मैं वो दोबारा आपको 2 मिनट में बता दे रहा हूं, वक्त भी आपके पास कम में होगा। 2 मिनट में ये बताना है आपको कि निबंध जब भी लिखा हो तो पहले लिखना चाहिए उसका निबंध। मान लीजिए 4-5 निबंध का हेडिंग देता है, कोई एक निबंध चुन लीजिए, प्रदूषण है या रक्षाबंधन है, होली है, दीपावली है, समझ में, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या कोई भी जो है आपको लेना है। अगर प्रदूषण हो तो वो जरूर लीजिए, उस पर हेडिंग ज्यादा बन जाता है आराम से, समझ में। तो आप विज्ञान है, विज्ञान चमत्कार, विज्ञान की देन, विज्ञान अभिशाप, विज्ञान वरदान, इस तरह से कोई लीजिए। तो पहले आप रूपरेखा लिखिए, 1 2 3 4 5 7 को लिख दीजिए। पहला हेडिंग लिखा जाता है प्रस्तावना, किसी का भी हो, कोई भी लिखा हो पहले लिखिए, रूपरेखा हेडिंग डाल के लिखिए, प्रस्तावना लगातार पहले हेडिंग लिख दीजिए, इसी को रूपरेखा कहते हैं। तो प्रस्तावना, फिर उसमें आप मान लीजिए प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो प्रस्तावना, प्रदूषण का परिभाषा, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण से हानि, और लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार। क्या कहते हैं अंतिम हेडिंग को? अंतिम हेडिंग को कहते हैं उपसंहार, प्रथम हेडिंग को कहते हैं प्रस्तावना, बीच में 5-6 हेडिंग डालिए, ये हो गया। पुनः इसको स्केच से नीचे डाल करके थोड़ा थोड़ा उसमें भर दीजिए। अंदर तो एग्जामिनर पढ़ते नहीं है, बस हेडिंग पर आपको नंबर मिलता है आराम से। तो आप इसको तैयार समझें। और है बाकी का इसमें, हाँ अभी इधर है, देखिए अभी बाकी है निबंध के अलावा। यहाँ ये क्या कह रहा है, पूस के रात के लेखक, इसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी था तो मैं यहाँ लिख दिया हूं, इसको आप लिख ले। जो 20 प्रश्न आता है ना 1 से 20 तक, उसमें ये है। तो पूस की रात जो है वो लिख ले। किसका है पूस की रात बताइए? मुंशी प्रेमचंद्र का है, तो इसको लिख लीजिए मुंशी प्रेमचंद। और रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? मित्रबंधु, मित्रबंधु ने कहा था, लिख लीजिए इसको। आया था ये 2024 या 23 में, देखें। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा था? लिख लीजिए मित्रबंधु। अब यहां देखिए, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। सर सीधे चले जाइए कक्षा 12 में, हाँ लेगा कक्षा 12 गेस पेपर, कक्षा 12 हिंदी गेस पेपर भाई असलम सर, कक्षा 12 गेस पेपर हिंदी भाई असलम सर, चाहे कक्षा 12 हिंदी गेस पेपर भाई असलम सर, खाली कक्षा 12 हिंदी बोलिए भाई असलम सर, हम आ जाएंगे उसमें। और आप उसमें देख लीजिए पूरा विधिवत जो है करुण रस, हास्य रस, वीर रस को मैंने उसमें समझाया है। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोठा छंद, रोड़ा छंद समझाया है। उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार और 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये आप में नहीं है, ये 9th क्लास में है। 10 के सिलेबस में 3 है, एक उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों की परिभाषा आप याद कर ले, उदाहरण याद कर ले, ठीक है। उसके बाद देखिए छंद आपके सिलेबस में दो है, एक सोठा है, एक रोला है, तो सोठा ही आएगा। उसके बाद रस जो है 2 आपके सिलेबस में है, एक है हास्य रस, एक करुण रस, तो 2 आएगा उदाहरण सहित। तो उसको मैं विधिवत इसमें समझाया हूं, कक्षा 12 के गेस पेपर में आप देख लें।
नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, उपसर्ग। उपसर्ग आप समझ ले, यहां उपसर्ग जो है पहले होता है, पहले ही। जैसे लिखना है हमको परिचय, क्या लिखना है, तो ये परि जो है वो उपसर्ग है। समझ में, हमको लिखना है सुंदर, क्या लिखना है, सुंदर, तो ये सु जो है उपसर्ग है। जो पहला शब्द होता है, पहले माने दो शब्दों से मिलता है ना, तो पहले वाले को उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग निकालने को कहे, अरे जैसे लिखा हो प्रतिदिन, तो प्रति निकाल लीजिए उसमें से, कोई बोल ही नहीं रहा है। और मैंने पहला शब्द आप समझ लीजिए कि पहले शब्द को आप निकाल देंगे तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। अब प्रत्यय जो है बाद वाला होता है, बाद वाले को प्रत्यय, जैसे महत्व में त्व जो है वो प्रत्यय है, महत्व। देखिए अगर लिखा हो यहां महत्व, तो बाद वाला जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। अरे समझ में, आइए तो मैं आपको समझा दिया। तो उपसर्ग पहले वाले को कहते हैं, अब प्रत्यय बाद वाले को कहते हैं। अरे समझ में, तो आप उपसर्ग और प्रत्यय ये ले ले। अगला जो है समास है। तो आपके सिलेबस में जो है 3 समास है, ऐसे तो 5 आता है आपके सिलेबस में। पहला कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। तो मैं पहचान आपको बता दे रहा हूं, लिखिए। द्वंद्व समास का पहचान होगा कि बीच में और छिपा रहेगा, जैसे दिन रात, लिख, तो दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, कोई बोले नहीं रहा, तो बीच में और छिपा रहेगा, भाई बहन, भाई और बहन, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, बीच में और छिपा रहेगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर पहला शब्द में संख्या आता है तो वो द्विगु होगा, क्या होगा, द्विगु समास। जैसे पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 10 मुख, 10 मुख वाला। समझ में, तो पहला शब्द अगर संख्या आ जाए तो द्विगु समास लिखिएगा। बीच में और छिपा हो, जैसे बीच में ऐसे डैश दिया हो, कभी कभी डैश नहीं भी देता है, हाँ, लेकिन उसमें 2 शब्द रहता है, बात समझ रहे कि नहीं। हाँ, लाभ हानि, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, राम लक्ष्मण, इस तरह से बीच में और छिपा है। और एक होता है कर्मधारय समास, पहले ही शब्द जो है विशेषण होगा। कर्मधारय में लिख लो, कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण होगा, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कुपुत्र, बुरा पुत्र, सुपुत्र, अच्छा पुत्र। तो पहला शब्द अगर विशेषता बताता है तो कर्मधारय हो गया। पहला शब्द संख्या बताता है 1 2 3 4 5 6 7 तो द्विगु हो गया। बीच में और छुपा है तो द्वंद्व हो गया। एक और होता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे दशानंद, 10 है आनंद जिसका, यानी 10 मुख है जिसका, जैसे रावण, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बात समझ रहे हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, यानी अर्थात शंकर। और पंचमुख, 5 मुखों वाला, यानी ब्रह्मा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। तो तीसरा अर्थ निकले तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बीच में और छुपा हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। पहले ही संख्यावाचक हो तो द्विगु समास हो जाएगा। और पहला शब्द अगर विशेषण हो, कोई विशेषता बता रहा हो, काला पीला अच्छा बुरा, तो वो कर्मधारय हो जाएगा। इतने से आपका काम चल जाएगा सर। अगला क्या कह रहा है, पर्यायवाची शब्द। तो सर पर्यायवाची शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आप। सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। आप पहले देखिए ये वायुमंडल में जितनी चीजें हैं उसी में से एक मिल जाता है, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। आकाश, गगन, नभ, शून्य, अंबर, पृथ्वी, धरती, क्षमा, धरित्री, भूमि, सूर्य होगा, दिन, हवा, अनिल, समीर, हवा, वायु, पानी, नीर, पानी, पय, वारी, जल। और जो है उसी तरह से इंद्र का है, भगवान का, हर समझ में, सूर्य, सूर्य का, हवा का, पानी का, गाय का, धेनु, सुरभि, अरे समझ नहीं, माता का, जननी, जन्मदात्री, माता, पिता का, तात, दशरथ, जन्मदाता। इस तरह से तो आप याद कर ले, गाय का
माता का, पिता का, सूर्य का, पृथ्वी का, अरे समझ में, हवा का, हाँ, कमल का, तो ये जलद सरोज नीरस, नदी का तटनी अरड़ा। तो इस तरह से आप 10 प्रयाची शब्द याद कर लें, आपका काम चल जाएगा। अब बहुत बचपन से याद होगा आप लोगों को। वाक्य के प्रकार क्या कह रहा है? 26 नंबर, वाक्य के प्रकार बताना है। तो सर वाक्य का प्रकार जो है, जैसे भावात्मक है, कर्म, वाच्य है कि वाक्य है? वाक्य है। तो वाक्य है, यहां वाच्य है, देखिए ये वाक्य के प्रकार है, ये है वाच्य। तो जो वाक्य का प्रकार है ना, वो होता है आपका, जैसे कर्म वाक्य क्या होगा? जिसमें कर्म प्रधान हो, कर्ता वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, भाव वाच्य, 3 प्रकार का होता है। कर्म वाच्य, कर्म वाक्य, वाच्य का प्रकार बोल रही है क्या हम? अच्छा, तो वाक्य, हाँ, तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सिंपल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, और पढ़ाया अंग्रेजी में ना, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, ये, हाँ ठीक है, चलिए हम चलते हैं। ये है, देखिए सर एक बार और देख लें। वाक्य के प्रकार में साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। जब एक वाक्य हो कोई, तो उस सिंपल वाक्य साधारण वाक्य हो गया, उसमें 2 जुटा है तो संयुक्त वाक्य हो गया, कोई वाक्य जुटा है तो मिश्रित वाक्य हो गया। याद हो गया? चलिए अगला क्या कह रहा है? विभक्ति और वचन। सर आप इसको तो याद करना पड़ेगा, जैसे एक युष्मद शब्द है तुम, उसका याद कर लें, मधु का रूप याद कर लें, उसमें आपको पूछता है जो है रूप आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, जैसे बालका, बालको, बालका, बालकम, बालकिन, बालका, हम तो भी लिखवाए हैं आप लोगों को नियम सहित, उसको आप याद करना पड़ेगा तब जाके होगा। आगे देखिए, कह रहा है वाच्य के प्रकार। हाँ, यही वाच्य का बता रहे थे हम, कर्म वाच्य, भाव वाच्य और कर्ता वाच्य, 3 तरह का वाच्य होता है। आप अपनी किताब से उसको देख लें। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्याकरणीय परिचय। व्याकरणीय परिचय यानी कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि कर्ता है कि कर्म है, ये बताना। तो सबसे पहले वाले को कर्ता कहते हैं, बाद वाले को क्रिया कहते हैं, बीच वाले को, लास्ट वाले को कर्म कहते हैं। ये आप जान लीजिए। वह स्कूल जाता है, वह जो है कर्ता है, स्कूल जो है वो कर्म है, आज जाता है वो क्रिया है। आगे क्या कह रहा है? ये देखिए, भूले बिखरे चित्र, किसका है ये? भूले बिखरे चित्र भगवती चरण उपाध्याय का लिख दीजिए। हैं? वर्मा का है, लिख लीजिए। भूले बिखरे चित्र जो है भगवती शरण वर्मा का लिख लीजिए। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, तो कंकाल दिख रहा है इसमें, हमसे नहीं हो रहा है। कंकाल लिख लीजिए किसका? जयशंकर प्रसाद का। गंगा लहरी जो है वो पद्मावत का लिख लीजिए। गंगा लहरी आया हुआ है इसलिए मैंने बाद में लिया है, गंगा लहरी पद्मावत का। ये कह रहा है पीपत पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? हाँ, तो उपमा अलंकार होगा इसमें। और संधि है सर, संधि मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। संधि में दीर्घ संधि आप में है, समझे ना, जैसे इत्यादि, इति धन आदि, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, विद्यालय विद्याधन आलय, पढ़े हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये आपका कंप्लीट जो है ये पेपर हो गया सर, पूरा कंप्लीट कर दिए हम। जो 20 नंबर का आएगा वो आप प्लस जो आगे आपका प्रश्न आएगा 21 से लेके 30 तक, आप थोड़ा मेहनत करके पढ़ें और जरूरत पड़े इसको। अभी आपका इम्तिहान 12 दिन है, इस बीच में अगर कोई परेशानी हो तो आप हमको, अभी कोई लड़का जो है कहा था कि सर हिंदी नहीं डालेंगे, सर मैं गणित, विज्ञान और इंग्लिश का वीडियो ज्यादा डालता हूँ, लेकिन मुझे मजबूर करके हिंदी डलवाया जा रहा है। लेकिन ये है कि हिंदी भी माशाल्लाह बढ़िया बता दी आपको, अच्छी जानकारी है। हर सब्जेक्ट ऑलराउंडर टीचर हूँ तो हर सब्जेक्ट मुझे अच्छा आता है। तो मिलते हैं अगले गेस्ट पेपर के साथ। मैं हूँ असलम सर।